हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन व्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 175। इससे पहले इस कहानी के 174 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सबने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अब तक आप सबने पढ़ा था। नीलकंठ ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। इंस्पेक्टर ने बड़ी इज्जत के साथ रुद्र और नील दोनों को ही बैठने का इशारा किया। वो दोनों ही चेयर पर बैठ जाते हैं। नील बोलता है कि क्या कर दिया है इन बच्चों ने जो आपने इन सब को लॉकअप में डाल दिया है। तो इंस्पेक्टर ने भी कहा कि ये आपके बच्चे हैं क्या? इतना आप देख चुके थे, अब देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होने वाला है। नील ने इंस्पेक्टर को देखकर हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि जी हाँ, हमारे ही परिवार के बच्चे हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं कि क्या किया है इन्होंने? इंस्पेक्टर बोलता है कि किया तो कुछ भी नहीं है, बस ये लोग एक गैंग है और इस गैंग के साथ उनकी थोड़ी सी झड़प हो गई थी। नील ने कहा कि मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, आप बस इन सब को छोड़ दीजिए। बाकी कोई फॉर्मेलिटी है तो मैं उसे खुद ही कंप्लीट कर दूंगा। इंस्पेक्टर ने नील की तरफ देखा और कहा कि देखिए, मैं भी 3 बच्चों का बाप हूँ, इसीलिए समझ रहा हूँ बच्चों का थोड़ा सा खून गर्म होता है, वो सही गलत नहीं देखते हैं। अपने बच्चों को समझाइए कि वो थोड़ा सा संभल कर रहेंगे। उनके साथ लड़कियां भी रहती हैं और फिर खुदा न खास्ता अगर लड़ाई ज़्यादा हो जाती और फिर लड़कियों के साथ अगर कुछ उल्टा सीधा हो जाता तो रुद्र भी अब अपने गुस्से को कंट्रोल करता हुआ बोलता है कि इंस्पेक्टर साहब, हम समझते हैं जो आप हमें बोलना चाहते हैं, इस बार माफ़ कर दीजिए इन सबको। आगे से हम अपने बच्चों का अच्छे से ध्यान रखेंगे। इंस्पेक्टर ने भी हवलदार की तरफ देखते हुए कहा कि उन बच्चों को छोड़ दो। और तभी इंस्पेक्टर के कान में एक कड़कती हुई आवाज़ आती है कि कोई ज़रूरत नहीं है इंस्पेक्टर साहब, उन्होंने गलती की है तो उन्हें पनिशमेंट भी मिलनी चाहिए। और फिर सब ने अभी मेन गेट की तरफ अपनी नज़रें घुमाकर देखा तो वहाँ पर शोभित खड़ा हुआ था। शोभित को देखकर बंदरों की टुकड़ी ने तो अपनी आंखें बंद कर ली थी और सबको एकदम से खांसी आ गई थी। खास करके अरमान और रोहान ने, उन्होंने तो अच्छे से पता कर लिया था पहले ही कि उनके पापा रुद्र से भी ज़्यादा खतरनाक हैं। इंस्पेक्टर ने शोभित को देखा और कहा कि आप कौन? तो शोभित बोलता है कि मैं हूँ शोभित सचादेवा, द फेमस लॉयर अजीत सचादेवा का बेटा। इंस्पेक्टर अजीत सचादेवा को अब अच्छे से जानता तो नहीं था, लेकिन फिर भी उनके बारे में उसने बहुत कुछ सुना था। इसीलिए इंस्पेक्टर ने शोभित को देखकर प्यार से कहा कि आइए आइए मिस्टर सचदेवा, आप भी बैठ जाइए। तो शोभित अभी वहाँ पर बैठता नहीं है, बल्कि इंस्पेक्टर को देखकर बोलता है कि आपको क्या लगता है कि अगर हमारे बच्चों ने गलती की है तो उन्हें क्या पनिशमेंट मिलनी चाहिए? अगर आप कहेंगे तो इन्हें ज़रूर पनिशमेंट मिलेगी। तो नील ने भी अपने माथे पर अपना हाथ मारकर बड़बड़ाते हुए कहा कि देखो शोभित, मैं ना बड़ी मुश्किल से रुद्र को समझा बुझाकर यहाँ पर लेकर आया हूँ और अब तुम शुरू मत हो जाना यार, प्लीज़ शांत हो जाओ, हम ये सारी बातें घर पर भी जाकर कर सकते हैं। शोभित ने भी ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि नहीं नील भाई, बातें तो अब यहीं पर ही होंगी। जब बच्चों को पता था कि इनका हाथ उनके कंट्रोल में नहीं रहता है, इनका खून गर्म है, तो फिर ये घर की बेटियों को लेकर यहाँ पर क्यों आए थे? जब इन सब से अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है। गलत थोड़ी ना कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर लड़ाई झगड़ा हमारे घर की बेटियों और बहुओं को कुछ हो जाता तो फिर हम क्या करते? इसका जवाब कौन देता? बोलिए। अब तो बंदरों की टुकड़ी ने भी अपनी हथेली अपने माथे पर मार ली थी और उन्हें भी समझ में आ गया था कि शायद अब यहाँ से निकलना इतना भी आसान नहीं है, अब तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा यहाँ से निकल गया। और अगर निकल भी गए तो अपने पापा से वो लोग नहीं बचेंगे। नील ने कहा कि शोभित प्लीज़ ठंडे दिमाग से काम ले यार, बहुत रात हो गई है, बच्चे क्या पूरी रात ऐसे लॉकअप में ही रहेंगे? तो शोभित ने अभी टाइम देखकर कहा कि 4 बज रहे हैं भैया। नील भैया, 2 घंटे के बाद सूरज निकल जाएगा। गलती गलती होती है और इसीलिए कह रहा हूँ मैं आपसे, क्योंकि अगर पापा ने मुझे सही टाइम पर गलती करने से रोका होता, मुझे बताया होता कि सही गलत में फ़र्क क्या होता है, तो शायद मैं भी अपनी ज़िंदगी में इतनी गलती नहीं करता। और फिर अब मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे भी वही गलतियाँ दोहराएं और अपनी गलतियों को पर्दा डालें। अरमान खुद तो यहाँ पर आया ही आया है, निशी को भी अपने साथ में लेकर आया है। इसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि निशी तो अभी बहुत ज़्यादा छोटी है और उसकी पढ़ाई भी अभी तक पूरी नहीं हुई है। नील कुछ और बोल पाता उससे पहले ही उसने मिस्टर राठौड़ और वीरू को भी आते हुए देखा। तो नील बोलता है कि निहाल और शुभ को भी ले आते
के साथ में सभी इकट्ठे हो जाओ ना यहाँ पर, यहाँ पूरी फैमिली आ जाती तो कितना अच्छा होता। अरे कुछ तो शर्म करो तुम सबके सब। हम आए तो थे बच्चों को बचाने के लिए, तुम लोगों तो ऐसे आगे हो जैसे हम सब अपने बच्चों को बचाएंगे और तुम्हारे बच्चों को यहीं पर लॉकअप में ही छोड़ देंगे। तो नरेन बोलता है कि नील ऐसी नहीं है, ऐसा कुछ भी बात नहीं है, धैर्य बच्चा नहीं है, मैं इसे अपनी कंपनी संभालने के लिए कहता हूँ, लेकिन इसे तो खुद भी नहीं संभाला जाता है तो ये कंपनी क्या खाक संभालेगा। तभी वीरू बोलता है कि दक्ष को तो मैं बताऊंगा घर पर जाकर, मैंने साफ मना किया था कि नई नई शादी हुई है, बहू को लेकर कहीं भी मत जाया करो, वो भी ऐसे तो कभी भी नहीं, लेकिन ये एक बार भी नहीं माना। जय भाई से परमिशन लेकर यहाँ पर आ गया। नील ने भी रुद्र की तरफ देखते हुए कहा कि यार रुद्र तू ही समझाना, ये सारी बातें घर पर भी तो हो सकती है ना, अभी फिलहाल तो यहाँ से निकलो यार। रुद्र ने भी ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि नहीं नहीं नील, इस बार तू गलत है, हम बिल्कुल सही हैं, अगर बच्चों ने गलती की है तो उसे सजा जरूर मिलेगी। नील भी अब हल्के से गुस्से में सबको देखकर बोलता है कि ठीक है, जिसका जो मन करे ना वो कर लो, मैं तो बस नाम का ही बड़ा हूँ, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है और ना ही कोई मेरी बात मानता है, कोई डिसीजन नहीं ले सकता हूँ मैं, बच्चों को साइड बोल नहीं सकता हूँ मैं। ऐसे क्या कर दिया है मेरे बच्चों ने जो तुम सब उनका खून प्यासे हो गए हो, सब उनके खून के प्यासे हो गए हो। तभी संकल्प बोलता है कि बड़े पापा बच्चों ने कुछ भी नहीं किया है, एक आप ही हो जो हमारा दुख दर्द समझ सकते हो, एक आप ही हो जो हमें बचा सकते हो, बाकी तो सब हमें मारने के लिए दौड़ते रहते हैं। तो नीले ने पलट कर अब संकल्प को घूर कर देखा और बोलता है कि छोटे शेर के छोटे बेटे तू तो चुप ही रहे, समझा, तू शुभ को बड़ी मुश्किल से समझा कर आया हूँ मैं, घर जाकर तू अपने पापा को समझा लियो, बड़े पापा को तो बहुत ही अच्छे से तुम सब समझा देती हो। फिर अपना चेहरा घुमाकर सबको देखकर कहता है कि हाथ जोड़कर कहता हूँ तुम सबके लिए प्लीज बच्चों को लेकर यहाँ से चलो, हमारे बच्चे बहुत ही ज्यादा परेशानी में है। तो नरेन बोलता है कि इंस्पेक्टर साहब लड़कियों को छोड़ दीजिए, लड़के यहीं पर रहेंगे। तो नील ने भी वीरू की तरफ देखा और फिर वीरू ने कहा कि राठौड़ साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ऐसा ही होना चाहिए, लड़कों को उनके किए की पनिशमेंट जरूर मिलनी चाहिए क्योंकि आगे से ये सतर्क रहेंगे। तो इंस्पेक्टर ने भी अब लेडी कांस्टेबल की तरफ इशारा किया और फिर लेडीज कांस्टेबल सारी लड़कियों को लॉकअप से बाहर लेकर आ जाती है, लेकिन बेचारी लड़कियां भी एकदम से चुपचाप से शर्म के मारे अपनी आंखें झुकाकर खड़ी हुई थी। और वीरू बोलता है कि अब ऐसे खड़ी रहने से क्या होगा, जैसे तुम लोगों ने तो कुछ किया ही नहीं है, चलो चुपचाप से गाड़ी में बैठो, बाकी की बातें घर पर होंगी। जैसे ही वो लड़कियां वहां से जाने लगी वैसे ही रूहान बोलता है कि चाचू मेरी बीवी को लेकर क्यों जा रहे हो आप, वो तो प्रताप हाउस जाएगी ना। और वे तभी निव्यांश भी बोलता है कि हाँ, और मेरी बीवी भी प्रताप हाउस में ही जाएगी, आप मेरी बीवी को कहाँ लेकर जा रहे हो। वीरू कुछ बोलता उससे पहले ही नील ने कहा कि सही तो कह रहे हैं बच्चे, तुम हमारी बहू को लेकर क्यों जा रहे हो अपने साथ, हमारी बहू प्रताप हाउस जाएंगी। फिर उसने रूही और नियति की तरफ देखते हुए कहा कि जाओ जाओ बेटा, बाहर मेरी गाड़ी खड़ी होगी, उसमें जाकर चुपचाप से बैठ जाना। इतना कहकर नील ने अपनी जेब में से गाड़ी की चाबी निकाली और फिर रूही की तरफ बढ़ा दी। तो रूही अभी बहुत ही ज्यादा शर्मा रही थी उन सबके सामने। रूही ने भी धीरे से हाथ बढ़ाकर चाबी ले ली और चुपचाप से बाहर चली जाती है। नरेन भी धानी को देखकर बोलता है कि चलो बेटा हम भी अब चलते हैं, और हाँ फिक्र बिल्कुल भी मत करना, तुम्हारा पति आ जाएगा, आज नहीं कल तो उसे जरूर छुड़वा लूंगा, लेकिन आज तो ये यहीं रहेगा। लेकिन धानी तो वहीं खड़ी रहती है और अपनी नम आंखों से नरेन को देखने लगती है। तो नरेन ने थोड़ा सा गुस्से में थैर की तरफ घूर कर देखा और कहा कि कहाँ से लेकर आया है तू इसे, शकल तो तेरी बंदर जैसी है लेकिन लड़की तुझे राजकुमारी जैसी मिल गई है, तेरा ना नसीब बहुत ज्यादा ही अच्छा है। तो नरेन अभी धानी के सिर पर हाथ रखकर प्यार से बोलता है कि बेटा मैं कह रहा हूँ ना तुझे कि धैर्य को कुछ भी नहीं होगा, तू परेशान मत हो, वो आ जाएगा घर पर, चलो अब यहाँ से। धानी अभी जाना तो नहीं चाहती थी लेकिन नरेन की बातों को वो मना भी नहीं कर पा रही थी, इसीलिए वो चुपचाप से नरेन के पीछे पीछे बाहर की तरफ चली जाती है। वीरू ने भी अब दिया को देखते हुए कहा कि चलो दिया हम भी चलते हैं, बहुत ज्यादा रात हो गई है, तुम्हारी माँ घर पर इंतजार कर रही होगी। दिया भी चुपचाप से बिना कुछ कहे सीधा वीरू के पीछे पीछे वहां से चली जाती है। थोड़ा आगे जाने के बाद उसने एक बार पलटकर दक्ष की तरफ देखा तो दक्ष ने भी उसे फ्लाइंग किस कर दी और फिर दिया के चेहरे पर तो बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। अभी भी दक्ष दिया को ही देख रहा था। शोभित ने फिर से निशी और अंशिका को देखते हुए कहा कि चलो अब हम भी चलते हैं, बहुत ज्यादा रात हो गई है, इन सबको यहीं पर रहना है। तो नील बोलता है कि शोभित यार माफ कर देना, हमारे ही तो बच्चे हैं, इतना भी गुस्सा क्यों कर रहा है। तो शोभित ने कहा कि हमारे बच्चे हैं इसीलिए तो माफ नहीं कर रहा हूँ भैया, किसी और के बच्चे होते तो शायद अब तक तो गाल पर चांटा
चढ़ चुका होता, मैं उनका पूरा लाल कर दिया होता मार मार कर उन सबको। तो शोभित ने भी ये बात कही थी कि रूहान और अरमान दोनों ने ही अपने गाल पर हाथ रख लिया था, क्योंकि उन दोनों को तो पहले से ही पता था कि शोभित का चाटा कितनी जोर से लगता है, वो कितनी जोर से चाटा मारते हैं। वो दोनों ही एकदम से डर के मारे अपना गाल बचाने लगते हैं। शोभित भी अब निशी और अंशिका को लेकर जाता हुआ बोलता है कि अंशिका को मैं प्रताप हाउस छोड़ दूंगा। और फिर अंशिका ने एक बार रुद्र की तरफ देखा, जो कि गुस्से में उसे ही खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था, और फिर थोड़ा सा मुंह बनाकर नील से बोलती है कि बड़े पापा देख लो, पापा मुझे मुंह बनाकर देख रहे हैं। तो नील कहता है कि भाई उसे तो छोड़ देना, तू उस पर क्यों गुस्सा कर रहा है। तो रुद्र ने भी अपनी नजरें दूसरी तरफ फेर ली और फिर अंशिका जल्दी से शोभित के पीछे पीछे बाहर की तरफ चली गई। तभी संकल्प बोलता है कि बड़े पापा हम बंदरों की टुकड़ी का क्या होगा, क्या हम ऐसे ही यहाँ पर रहेंगे? बंदरियों को तो आप सबने भेज दिया है, और फिर अब हम सबका क्या होगा? हम सब यहाँ पर नहीं रह पाएंगे। नील ने कहा कि तुम्हें भी लेकर जाऊंगा, परेशान मत हो। फिर उसने रुद्र की तरफ देखकर कहा कि चल रुद्र, तुम भी अब बाहर चले जाओ, मैं अभी लेकर आता हूँ बच्चों को, तुम्हें यहाँ पर रुकने की जरूरत नहीं है। तो रुद्र ने एक नजर गुस्से में बंदरों की टुकड़ी को घूर कर देखा और फिर बाहर की तरफ चला जाता है। तो नील अभी सबको लेकर बाहर आता है और फिर सब नील के पीछे पीछे छुपने की कोशिश कर रहे थे। रुद्र ने भी सबको घूर कर देखा और फिर नील को देखकर कहा कि चलो अब हम तो गाड़ी लेकर आ गए हैं ना, ये लोग खुद ही आ जाएंगे पैदल पैदल, हम सब अपनी गाड़ी से चलते हैं। नील अब रुद्र की बातों को काट नहीं पा रहा था, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि ज्यादा बात काटने से रुद्र का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा और फिर अभी वो सबके ऊपर फूट जाएगा। वो चुपचाप से गाड़ी में बैठ गया और रुद्र भी ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। पीछे नियति और रूही दोनों ही बैठी हुई थी। देखते ही देखते रुद्र गाड़ी लेकर वहां से चला गया था। उन दोनों के जाते ही बंदरों की टुकड़ी ने भी गहरी सांस ले ली थी और फिर एक दूसरे का मुंह देखने लगते थे। अब सबके चेहरे पर थोड़ी थोड़ी मुस्कुराहट भी थी। तभी संकल्प बोलता है कि भाई आज तो घर जाकर बजेगी और फिर बहुत ही ज्यादा तगड़ा वाला बजेगा, पर एक ही तरीका है हमारे पास। रूहान बोलता है कि कौन सा तरीका? तो संकल्प ने कहा कि जाकर सीधा दादी के पैरों में लेट जाओ, फिर वही है जो हमें बचा सकती हैं, एक दादी ही है जो हमें बचा सकती है, नहीं तो आज तो बड़े पापा भी नहीं बचा पाएंगे। अरमान बोलता है कि यार तुम्हें तो दादी बचा लेंगी, लेकिन मेरा क्या होगा, मुझे कौन बचाएगा? दक्ष भी बच्चों का मुंह बनाकर बोलता है कि यार वही तो, इन सबको तो दादी बचा लेंगे, बड़े पापा बचा लेते हैं, लेकिन मेरा मेरा सोचो कि मुझे कौन बचाएगा, मुझे तो कोई भी नहीं बचाएगा। इतना कहकर उसने धैर्य की तरफ देखा तो धैर्य बोलता है कि भाई मैं भी तो तेरी ही कैटेगरी में आता हूँ, मुझे क्यों देख रहा है? तो मुझे भी कोई नहीं बचाएगा। सुबह के करीब अब 7 बज चुके थे। बंदरों की टुकड़ी प्रताप हाउस के गार्डन में आकर खड़ी हुई थी और रुद्र जो सबको घूर घूर कर देख रहा था। और तभी सामने सचदेवा हाउस की बालकनी में शोभित ने भी अरमान को आवाज लगाते हुए गुस्से से कहा कि तुम यहाँ पर आओगे या फिर मैं वहाँ पर आ जाऊँ, चुपचाप से 2 मिनट के अंदर मुझे यहाँ पर मिलो, समझे तुम? अरमान ने भी बच्चा सा मुंह बनाकर रूहान को देखा और फिर बोलता है कि मुझे भी बचा लो यार, प्लीज तू भी मेरे साथ चल। तो रूहान ने भी शोभित को देखते हुए कहा कि पापा क्या है, क्यों डांट रहे हो आप? छज्जे पर खड़े होकर ज्यादा बन रहे हो क्या? तो शोभित भी गुस्से में बोलता है कि तो एक काम करो ना, दोनों ही पहले रुद्र से डांट खा लो और फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाना, मैं भी गाल पर 2-2 थप्पड़ मार दूंगा, ओके? तभी शुभ अंदर से आते हुए अपनी बाजुओं को फोल्ड करता हुआ बोलता है कि संकल्प की तरफ बढ़ने लगा और तभी संकल्प भी भागकर निव्यांश के पीछे आकर छुपकर बोलता है कि भाई प्लीज बचा ले। तो निव्यांश ने इधर उधर संकल्प को बचाते हुए कहा कि चाचू प्लीज मेरी बात तो सुनो, सारी गलती एक तरफ की होती है क्या? आप ही बताओ, आप लोगों की भी तो पूरी गलती है ना? तो शुभ बोलता है कि अब हमारी कौन सी गलती हो गई है, अब तू बताएगा हमारी गलती, बता। निव्यांश कुछ देर तक तो अब जवाब सोचता रहता है और फिर बोलता है कि आपकी गलती यह है कि आपने संकल्प जैसा होनहार बेटा पैदा ही क्यों किया? ना होनहार बेटा पैदा करते और ना ही वो अपनी होशियारियां क्लब में दिखाता, फिर तो कुछ होना ही नहीं था। तो शुभ बोलता है कि निव्यांश आगे से हट जा, वरना 2 थप्पड़ तुझे भी लगा दूंगा, समझा तू? लेकिन निव्यांश अभी आगे से हटता नहीं है और फिर बोलता है कि चाचू प्लीज देखो, बहुत ज्यादा हो गया है, अब आप लोग कह रहे थे ना कि संकल्प की शादी करेंगे, तो अब लड़का शादी के लिए लायक हो गया है, तो फिर अब आप उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा नहीं कर सकते हैं आप। कल को उसकी बीवी आएगी तो फिर ये सब कुछ देखेगी तो क्या सोचेगी, क्या होगा उसके मन में, बोलिए? तो शुभ भी कमर पर हाथ रखकर बोलता है कि अभी तेरी भी पिटाई होगी, वो भी तेरी ही स्नो वाइट के सामने, समझा तू? तो धैर्य और दक्ष भी डर के मारे अब अपने घर पर नहीं गए थे, प्रताप हाउस में ही चुपचाप से खड़े हो गए थे। तभी दादी बाहर आती हैं और फिर सबको देखकर बोलती हैं कि
क्या हो रहा है ये सब कुछ, क्यों मार रहे हो तुम सब बंदरों की टुकड़ी को। तो नील ने भी दादी की तरफ देखते हुए कहा कि चंद्रकला, कल से तुम्हारे होनहार बेटे को समझा समझा कर थक गया हूँ मैं। बच्चे हैं माफ कर दे, बच्चे हैं माफ कर दे, लेकिन ये है कि मेरी सुनता ही नहीं है। कितनी तो इन्हें पुलिस स्टेशन में भी सुना दिया था इसने, और अब घर आकर भी इन्हें मुलजिमों की तरह ही खड़ा किया हुआ है और अभी भी इस पर बरसने के लिए तैयार है। अब तुम ही बताओ चंद्रकला, क्या बच्चों पर इतना ज्यादा जुल्म ठीक होता है क्या? क्या हमें इतना बच्चों को परेशान करना चाहिए? चंद्रकला वानर सेना को देखकर बोलती है, तुम लोग तो ऐसे कर रहे हो जैसे तुम लोगों ने तो कभी अपनी जिंदगी में कोई कांड किए ही नहीं थे। अरे तुम लोग तो पी पी कर भी घर आते थे और फिर मुझसे बहुत ज्यादा पिटते भी थे, समझे तुम। ये सुनकर तो बंदरों की टुकड़ी के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर वानर सेना वो तो हैरानी से दादी की तरफ देखने लगती है। दादी बोलती है कि बस बहुत हो गया है तुम सबका, अब कोई भी पनिशमेंट नहीं चलेगी, समझे। चलो अब सबके सब अंदर चलो। दिग्विजय सिंह जी भी बाहर आते हुए बोलते हैं कि अरे ये कैसे अंदर आएंगे, घर के लड़के हैं तो इन्हें माफ कर दिया जाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। याद है ना जब रुद्र ने किट्टू को सताया था तो हम दोनों ने ही उन्हें बहुत ज्यादा मारा था कि नहीं? गलती गलती होती है चंद्रकला, बड़े करें या फिर छोटे करें, बंदरों की टुकड़ी ने भी गलती की है तो फिर अब इन्हें भी पनिशमेंट जरूर मिलेगी। दादी ने अब अपनी छड़ी एक साइड में रखी और फिर दिग्विजय सिंह जी की तरफ देखकर थोड़ा सा एटीट्यूड से बोलती हैं कि संजय के पिताजी, बस बहुत हो गया है आपका भी। अभी मैं जिंदा हूँ और फिर मेरे होते हुए कोई भी मेरे पोते को हाथ नहीं लगा सकता है। मैं उसका हाथ तोड़ दूंगी अगर किसी ने भी लगाया, समझे आप। अगर किसी ने भी ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर तो सब हंसने लगे थे। तो वहीं दिग्विजय सिंह जी भी हैरानी से चंद्रकला को देख रहे थे। दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि यार हद हो गई है चंद्रकला, बच्चों के सामने तो सोच लिया करो कि तुम क्या बोल रही हो और किससे बोल रही हो। तुम अब तो मुझे बोलना ही नहीं है। तो चंद्रकला बोलती है कि हाँ हाँ सोच लिया है, तभी तो कह रही हूँ जब वानर सेना हमें इतना ज्यादा परेशान करती थी तब हम ऐसे ही तो गुस्सा करते थे ना अपने बच्चों पर। तब वानर सेना को खास कर फर्क नहीं कोई भी पड़ता था और फिर वानर सेना के बच्चे इन्हें परेशान करते हैं तो फिर ये गुस्सा करते हैं, उन्हें मारने के लिए दौड़ते हैं। तो दादी ने भी फिर से बंदरों की टुकड़ी को तरफ देखते हुए कहा कि चलो चलो अब सबके सब अंदर चलो और फ्रेश हो जाओ और खाना खा लो। वैसे भी आज संकल्प के लिए लड़की देखने के लिए जाना है। यह सुनते ही संकल्प के चेहरे पर तो बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर वो जल्दी से आगे आया और फिर दादी से थोड़ा सा रोमांटिक आवाज में बोलता है कि सच्ची कह रही हो ना दादी, अब मेरी भी शादी होगी तो अंशिका की नहीं होगी क्या? तो वहीं अरमान ने थोड़ा सा मुंह लटका कर रोहान की तरफ देखा तो रोहान ने भी अरमान के गाल पर प्यार से अपना हाथ रखकर फेरा और फिर अपनी पलकें झपका दी, जैसे कहना चाहता हो कि अरे तेरी भी शादी हो जाएगी, परेशान मत हो। दादी संकल्प को देखकर बोलती हैं कि हाँ और क्या, सबकी शादी हो रही तो क्या मेरे लाडले पोते की शादी नहीं होगी? जरूर होगी, बिल्कुल होगी, तेरी शादी अब बहुत ही जल्द होने वाली है। चलो अब आगे से ऐसी गलती कभी भी मत करना, तुम तो जानते ही हो ना अपने पापा को वो कैसे हैं। चलो अब सबके सब अंदर चलो, कोई भी कोई धमाल नहीं करेगा। दादी को सपोर्ट मिलते ही बंदरों की टुकड़ी भी जल्दी से अंदर आ जाती है और फिर अरमान जो अपने घर चला जाता है। धैर्य और दक्ष भी अब दादी से वादा लेकर वहां से चले गए थे और फिर उन सब के जाते ही शुभ ने भी अपने भाइयों की तरफ देखकर कहा कि यार दादी तो हमें इतना ज्यादा मारती थी, इन्हें तो बड़ा प्यार कर रही है, हमें तो यहीं पर गार्डन में बैठाकर टिंडे की सब्जी खिला देती थी, इतना ज़्यादा परेशान करती थी और फिर आप देखो बंदरों की टुकड़ी को इतना ज़्यादा प्यार करती हैं। यार बहुत ही गलत बात है भाई, हमारे साथ तो चीटिंग हो रही है। तो निहाल ने भी अब शुभ की गर्दन पर हाथ लपेटते हुए कहा कि अरे यार चल कोई बात नहीं, दादी का प्यार ऐसा ही था, उन्हें हमारे लिए बहुत ज़्यादा टेंशन होती थी ना कि कहीं हम बिगड़ ना जाए, कहीं हम गलत रास्ते पर न चले जाएं। संकल्प अपने कमरे में तैयार हो रहा था और बहुत ज़्यादा खुश भी हो रहा था कि फाइनली उसकी भी लड़की देखी जा रही है शादी के लिए। और फिर संकल्प ने व्हाइट कलर की टी शर्ट और नेवी ब्लू कलर की पैंट और बालों को अच्छे से जेल से सेट किया हुआ था। इसमें दो राय बिल्कुल भी नहीं थी कि संकल्प आज बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था। वैसे तो वो हमेशा से ही बहुत ज्यादा हैंडसम लगता था, लेकिन आज वो कुछ ज्यादा ही स्पेशल से तैयार हुआ था, खासकर अपनी शादी के लिए। तो संकल्प तैयार होकर सीधा लिविंग एरिया में आ जाता है। तो सब अभी नाश्ता कर रहे थे। सबको देखकर संकल्प एकदम से बोलता है कि आज तो मेरी लड़की देखने जाने वाले थे ना आप सब, लेकिन आप सब तो यहाँ पर बैठकर खाना खा रहे हो जैसे किसी को कोई टेंशन ही नहीं है। तो शुभ ने भी संकल्प की तरफ घूरकर देखा जो जरूरत से ज्यादा ही तैयार हो गया था और फिर सबको एकदम से हंसी आ गई थी। तो रोहान अभी खाना खाते हुए बोलता है कि तो अभी थोड़ी ना जाना है, रात को जाना है लड़की देखने के लिए, और तू तो आज ऐसे तैयार हुआ है जैसे आज ही तो घोड़ी पर बैठ जाएगा, आज ही तेरे लिए बारात जाना है। तो संकल्प थोड़ा सा मुंह बनाकर दादी की तरफ देखता है। तो दादी ने मुस्कुरा कर कहा कि सही तो कह रहा है रोहान, अभी थोड़ी ना
जाना है हम सबको, हम सब शाम को जाएंगे। और तभी नील बोलता है कि हाँ दादी शाम को जाएंगे, लेकिन सब नहीं जाएंगे, 4-5 लोग ही जाएंगे। तो वे डिसाइड करके बता दो कि कौन कौन जाएगा वहाँ पर और कौन कौन नहीं जाएगा। अगर संकल्प को वो लड़की पसंद आ गई तो फिर सब चल सकते हो। और हाँ, संकल्प बोलता है कि अरे पापा मुझे तो लड़की पसंद आ ही जाएगी ना, बस लड़की होनी चाहिए, कोई भी हो कैसी भी हो, बस जिंदा होनी चाहिए, बस उसकी सांसें चलती हों और मुंह से आवाज़ निकलती हो। तो सब ने हंसकर संकल्प की तरफ देखा और फिर संकल्प सच में बहुत ही ज़्यादा फनी था। तभी निव्यांश बोलता है कि फिर भी अगर तुझे लड़की पसंद ना आई तो क्या करेगा। तो संकल्प ने कहा कि अरे आ जाएगी भैया, क्यों नहीं आएगी, ज़रूर आएगी पसंद मुझे। तो नील बोलता है कि देखो संकल्प, हम तुम पर कोई भी डिसीजन थोप नहीं रहे, आज हम लड़की वालों के घर जाएंगे लड़की देखने के लिए। तुम्हें लड़की पसंद आएगी तो हमें बता देना, और अगर नहीं आएगी तो भी हमें बता देना, क्योंकि वो लड़की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने घर लेकर आना चाहते हैं तो फिर अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, तुम हमें आकर सीधा सीधा बोल सकते हो, हम उसके लिए कोई और लड़का ढूंढ लेंगे और तुम्हारे लिए कोई दूसरी लड़की देख लेंगे। संकल्प बिना सोचे समझे ही बोलता है कि ठीक है बड़े पापा, अगर पसंद नहीं आई तो मैं आप सबको ज़रूर बता दूंगा, पर मुझे वैसे पता है कि मुझे पसंद ज़रूर आ जाएगी, क्योंकि अगर आपने मेरे लिए कोई भी लड़की देखी है तो डेफिनेटली वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी, खूबसूरत होगी। तो रुद्र ने भी अब शुभ की तरफ घूर कर देखा और फिर संकल्प से कहा कि नहीं संकल्प, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने भी ऐसे ही तेरे पापा के लिए एक लड़की देखी थी, पसंद करी थी, और फिर तेरे पापा ने उसके साथ न जाने क्या क्या किया था। और रुद्र भी पूरी बात बता पाता उससे पहले ही शुभ बोलता है कि और अब संकल्प के पापा ने उस लड़की को सिर आंखों पर बैठा कर रखा है, उसे दुनिया भर की खुशी ला कर दी है, उसे बहुत ज्यादा प्यार भी किया है। इतना कहकर शुभ ने दिशा की तरफ देखा और फिर आंख मार दी, और फिर दिशा जो उसके चेहरे पर भी अब मीठी सी मुस्कुराहट आ गई थी, उसे भी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। रुद्र ने अभी शुभ की तरफ देखकर ना में अपनी गर्दन हिला दी और फिर जैसे कहना चाहता हो कि इसका तो कुछ भी नहीं हो सकता है, हर बात का जवाब तो इसके पास पहले से ही होता है। आखिरकार दिन बीत ही गए थे और आज संडे आ चुका था, इसीलिए कोई भी आज ऑफिस नहीं गया था। शाम को सब तैयार हो गए थे और सब लिविंग एरिया में आकर बैठे हुए थे। नील ने अवनी की तरफ देखते हुए कहा कि बुलाओ जरा अपने लाडले बेटे को, कहाँ पर है, देख कर आते हैं कि सिया कैसी है, कैसी लगी है उसे। तो अवनी ने भी अब दिशा की तरफ देखा और फिर दिशा जो संकल्प को बुलाकर लिविंग एरिया में लेकर आ जाती है। संकल्प फिर से तैयार हुआ और फिर इस बार वो और भी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। तो कौन कौन जाएगा पापा बताइए, मैं तो तैयार होकर आ गया हूँ, संकल्प ने भी नील से पूछा। और फिर रुद्र बोलता है कि मैं तुम्हारे बड़े पापा और शुभ और निहाल, बस इतने ही लोग जाएंगे। संकल्प ने कहा कि और अंशिका, भाभी, मम्मी वो सब नहीं जाएंगी क्या। तो निहाल ने कहा कि संकल्प अगर तुम्हें लड़की पसंद आई तो हम सबको लेकर दोबारा से जाएंगे और तुम्हारी सगाई भी वहीं पर कर लेंगे। तुम्हें सुबह से नील अच्छे से समझा रहा था, लेकिन तुम्हें तो जैसे समझ ही नहीं आ रहा है, तुम चुपचाप से चलो हमारे साथ, हम अपना डिसीजन तुम पर थोपना नहीं चाहते हैं, इसीलिए सबसे पहले तुम्हें लड़की दिखाएंगे, अगर तुम्हें पसंद आएगी तो ही सब जाएंगे। संकल्प बोलता है कि ओके ओके समझ गया, लेकिन अकेला जा रहा हूँ ना तो थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ बड़े पापा। अभी शुभ घूर कर उसे देखता है और बोलता है कि अकेला कहाँ है, हम चारों भी तो है ना तेरे साथ। तो संकल्प ने अपने पापा की तरफ देखते हुए एक मजाकिया हंसी हंसी और फिर हंसी कर बोलता है कि आप सबके साथ जाकर तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्या पता किसका मूड खराब हो जाए और फिर मुझ पर ही अपना हाथ साफ कर दे, रास्ते में ही मुझे मारने लगो आप सब। और तभी नील ने भी अपना हाथ संकल्प की गर्दन पर लपेटते हुए प्यार से कहा कि यार मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तो फिर क्यों डर रहा है तू, मेरे होते हुए कोई भी तुम्हें हाथ लगा दे, ऐसा हो ही नहीं सकता, समझा तू। तो संकल्प बोलता है कि फिर भी बड़े पापा, निव्यांश भैया, रोहान भाई में से तो एक को लेकर चलो ना, या फिर दक्ष, निर्भय, किसी को भी तो लेकर चलो, मैं नहीं जाऊंगा अकेले ऐसे। तो नील ने कहा कि संकल्प बस तुम्हें वहां पर लड़की दिखाने के लिए लेकर जा रहा है, बस लड़की देखने के लिए ही तो जाना है, अगर तुम्हें अच्छी लगी तो तुम सबको लेकर चलेंगे ना। इतना कहकर नील ने भी संकल्प को बाहर की तरफ खींच लिया और फिर रुद्र ने भी ना में अपनी गर्दन हिला दी, जैसे कहना चाहता हो कि यार क्या फैमिली है मेरी, बिल्कुल पागल खाना ही है, पागल खाना। और फिर वहां पर पीछे पीछे सब चले आते हैं। 1 घंटे के बाद करीब सारी गाड़ियां धनराज अंकल के घर के बाहर आकर रुक जाती हैं। वानर सेना संकल्प को साथ गाड़ी से बाहर उतरी और फिर सब उसे घर के अंदर जा रहे थे, लेकिन संकल्प का दिल तो अब जोरों से धड़क रहा था, उसे तो बहुत ज़्यादा शर्म भी आ रही थी और बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था। वैसे तो वो कितनी ही लड़कियों से पहले भी मिलता था, लेकिन आज जो परमानेंट उसकी ज़िंदगी में आने वाली थी उसे देखने की इच्छा तो संकल्प को बहुत ही ज़्यादा नर्वस कर रही थी, उसे बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था, उसकी हार्ट बीट बहुत तेज़ी से चल रही थी। संकल्प ने पहली बार ऐसी नर्वसनेस महसूस की थी, वो नर्वस होता था, उसे घबराहट भी होती थी, उसे
उसे पता भी नहीं चलता, लेकिन आज तो उसे अलग ही बेचैनी हो रही थी। तो सब जाकर अब सिटिंग एरिया में बैठ गए थे। संकल्प का दिल अभी भी जोरों से धड़क रहा था। उसने अपने दिल पर हाथ रखा और फिर हल्का सा महसूस किया कि उसका दिल तो सच में आज बुलेट ट्रेन से भी ज़्यादा फास्ट है, जो बहुत ही तेज़ी से दौड़ रहा है। उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा था ये उसे भी नहीं पता था। आज पहली बार ही उसने ये सब कुछ महसूस किया था। अचानक ही संकल्प के कानों में एक गाना गूंजने लगता है, बेचैनी बेताबी आज मुझे ये कैसी है। आज ये जो दिल की हालत है वो पहले ऐसी कभी भी ना थी। और जैसे जैसे संकल्प ने ये गाना सुना, उसे तो खुद ही बहुत ही ज़्यादा खुद पर हंसी आने लगी थी। मन ही मन वो मुस्कुराने लगा था। और फिर तभी सिया के मामा मामी बाहर आ जाते हैं। उन्होंने वानरसेना को वहाँ पर देखा और फिर इज्जत के साथ हाथ जोड़कर नमस्ते किया और फिर वो भी वहीं सोफे पर आकर बैठ जाते हैं। नील बोलता है कि रमेश जी, ये है हमारा बेटा संकल्प, संकल्प प्रताप सिंह, मेरे सबसे छोटे भाई शुभ प्रताप सिंह का बेटा। सिया के मामा बीच में ही बोलते हैं कि अरे, हमारे तो भाग्य ही खुल जाएंगे कि आप हमारे घर की बेटी देखने के लिए आए हैं और खासकर अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। फिर उसने भी अपनी बीवी की तरफ देखते हुए कहा कि जाओ मधु, इनके लिए नाश्ता पानी का इंतजाम करो, हमारे मेहमान आए हमारी बेटी को देखने के लिए। मधु भी एकदम से सोफे से खड़ी होती है और फिर मुस्कुराकर सीधा किचन की तरफ चली जाती है और फिर किचन में से कुछ चाय पकौड़े मिठाई लेकर बाहर आ जाती है। उसने वो सब कुछ टेबल पर रखा और फिर से वहीं पर खड़ी हो जाती है। तो वानरसेना ने भी ये चाय ले ली थी, लेकिन संकल्प ने चाय नहीं ली थी। वो तो बस वैसे के वैसे ही बैठा रहता है। शुभ ने धीरे से संकल्प की तरफ कोहिनी मारते हुए कहा कि तुम कहीं के राजकुमार नहीं हो जो तुम्हें कोई चाय हाथ से उठाकर देगा, समझा तू? चुपचाप से चाय उठा और पी लो, वरना मैं तुझे खुद ही अपने हाथों से पिला दूंगा और फिर तू जानता है कि मैं तुझे चाय कैसे पिलाऊंगा। तो संकल्प ने थोड़ा सा हैरानी से अपने पापा की तरफ घूर कर देखा और फिर धीरे से मन बनाते हुए कहा कि पापा, कम से कम आज तो इज्जत दे दो मुझे, यहाँ पर मेरी ससुराल है, प्लीज थोड़ा इज्जत से बात करो ना। तो शुभ ने फिर से कहा कि चुपचाप से चाय उठा ले, तुझे चाय दे रहा हूँ मैं, इज्जत भी चाहिए तुझे। जब किसी से इज्जत के बारे में बात करता है ना, तो फिर एक बार अपनी शकल आईने में भी जाकर देख लिया कर, तेरी शकल इज्जत लायक है भी या फिर नहीं। तो संकल्प ने थोड़ा सा मुंह बनाकर नील की तरफ घूर कर देखा और फिर नील ने भी अपने आंखों में इशारा किया और फिर कहा कि छोड़ना यार, तेरा ही तो बाप है, ऐसा ही होगा। तो संकल्प ने भी चुपचाप से चाय उठा ली और फिर धीरे धीरे करके पीने लगता है। संकल्प ने चाय पीकर कहा कि चाय तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। तो मधु जी भी थोड़ा सा शर्मा कर बोलती हैं कि मैंने ही बनाई है तो अच्छी तो होगी ही ना। तो संकल्प भी अब कम नहीं था, उसने भी नील के कान में धीरे से कहा कि बड़े पापा, समधन आपको देखकर बहुत ज़्यादा शर्मा रही है, लगता है उनका दिल आप पर आ गया है। तो नील ने भी थोड़ा सा हैरानी से संकल्प की तरफ घूर कर देखा और फिर आंखें दिखाते हुए चुप रहने का इशारा किया। तो संकल्प भी एकदम से बड़बड़ा देता है और फिर वो खुद में ही बड़बड़ाता है कि यार, बाप बेटे तो बिल्कुल एक जैसे हैं, मौका देखते ही है ना कि बस फ्री हिट पर सिक्स मार देते हैं। दोनों बाप बेटे कम नहीं है, 4 कदम आगे ही है ये संकल्प। चाय पीने के बाद रुद्र ने कहा कि रमेश जी, सिया को बुला दीजिए, एक बार संकल्प और सिया एक दूसरे को देख लेंगे तो फिर डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही कुछ सोचना पड़ेगा। तो मधु बोलती है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी बुलाकर लेकर आती हूँ मैं सिया को। इतना कहकर वो सीधा कमरे की तरफ चली जाती है और फिर कमरे में आते ही उसने सिया की तरफ देखा जो बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुकी थी और फिर अपनी बेटी संजना की तरफ देखा जो बहुत ही अच्छे से तैयार थी। दोनों ही बहुत ही अच्छे से तैयार हो गई थी, लेकिन सिया संजना से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। तो मधु ने भी थोड़ा सा गुस्से में सिया की तरफ घूर कर देखा और फिर उसे उंगली दिखाते हुए कहा कि समझ गई है ना कि तुझे क्या कहना है, तुझे क्या करना है। अगर तूने अपनी तरफ से कुछ भी कहा ना तो फिर तेरा क्या हाल होगा तू खुद जानती है। गलती से भी अगर प्रताप फैमिली ने तेरे साथ संकल्प पर रिश्ता जोड़ लिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तेरा वो हाल करूंगी जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, तुझे जलाकर मार दूंगी मैं, समझी तू। लेकिन उस घर में विदा करके नहीं भेजूंगी कभी भी। तो सिया भी नम आंखों से बस अपनी ही मामी को देखे जा रही थी। जब से धनराज की मौत हो गई थी तब से ही सिया ने खुशी का एक पल भी नहीं जिया था। वो हमेशा बस रोया करती थी और उसके मामा मामी हमेशा टॉर्चर करते थे। बस अपने सौतेले मामा मामी से वो बेइज्जती ही होती रहती थी, उनका हर तरीके से टॉर्चर सहती रहती थी। मधु ने भी फिर से गुस्से में सिया की बाजू पकड़ ली और फिर उसे गुस्से से हिलाते हुए कहा कि समझ गई है ना तुझे क्या कहना है या फिर दोबारा से समझाऊं तुझे। इतना कहकर उसने सिया की तरफ अपना हाथ मारने के लिए बढ़ा दिया और फिर तभी संजना ने मधु का हाथ बीच में ही आकर पकड़ा और कहा कि अरे मम्मी, ये क्या कर रही हो आप, चाटा मारोगी तो आवाज़ बाहर तक जाएगी और फिर सब जान जाएंगे। जब मेहमान चले जाएंगे ना तब इसे अच्छे से बताना आप, तब इसकी खूब अच्छे से पिटाई करना, अच्छे से खबर ले लेना इसकी, मगर अभी आप प्लीज़ शांति से काम लो, शांत हो जाओ मम्मी
प्लीज़। मधु ने भी अपना गुस्सा कंट्रोल किया और फिर अपनी बेटी संजना को देखकर प्यार से बोलती है कि संजना, तुम्हें पता है ना कि क्या करना है। तुम्हें अपने अंदर की जितनी भी अच्छाइयाँ हैं ना, वो सब बाहर बैठे प्रताप फैमिली को दिखा दो। जितना हो सके उन सबको इम्प्रेस करो। तुम्हारी शादी बहुत ही जल्द मैं प्रताप खानदान में करना चाहती हूँ। अगर गलती से भी तुम्हारी शादी प्रताप फैमिली में हो गई ना, तो सच कहती हूँ तो हमारे तो बस वारे नारे ही हो जाएंगे। तुम्हें पता भी है कितना बड़ा बिजनेस है उनका। तो संजना थोड़ा सा मुंह बनाकर बोलती है कि लेकिन वो सब कुछ तो ठीक है, एक साथ रहते हैं ना मम्मी। मुझे ना जॉइंट फैमिली में शादी बिल्कुल भी नहीं करनी है। मुझे नहीं जाना है वहाँ पर, सारी फ्रेंड्स खत्म हो जाती हैं वहाँ पर जाकर। मधु बोलती है कि अरे बेवकूफ़ लड़की, तू शादी तो कर, पहले संकल्प को अपने पल्लू के साथ बांध लियो और फिर जो कहेगी ना तू संकल्प वही करेगा। तेरी हर मनमानी को वो पूरा करेगा। कुछ दिन जॉइंट फैमिली में रह लियो और फिर उसके बाद संकल्प को धीरे धीरे अलग रहने के लिए मना लियो और फिर तब क्या है, दोनों ही हमेशा खुश रहना। जब संकल्प मान जाएगा ना तो उसे लेकर एक फ्लैट में शिफ्ट हो जाना और फिर तुझे तो वो जिंदगी एकदम से ऐसे से काटनी है। लेकिन फिलहाल तो तू खुद को प्रताप फैमिली की बहू बनने के लिए तैयार कर ले। बस जितनी भी अच्छाइयाँ हो, इस सिया की भी अच्छाइयाँ खुद के ऊपर ही ओढ़ लेना। संजना ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर मधु ने फिर से गुस्से में सिया की तरफ देखा और दांत पीसते हुए बोलती है कि अब चल, यहाँ पर खड़ी हुई क्या सुन रही है हमारी बातें। तो मधु अब दोनों ही लड़कियों को लेकर बाहर आ जाती है। नील और रुद्र सिया को देखकर ही पहचान गए थे कि इसमें से सिया कौन है, क्योंकि आज सिया सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। शायद बहुत ही दिनों के बाद उसने ढंग के कपड़े पहने थे अपने बदन पर, वरना तो उसके मामा मामी ने उसे टॉर्चर करने की हद सारी पार कर दी थी। उसे फटे पुराने और बासी खाना ही दिया करते थे। नील को वो पल एकदम से याद आ जाता है कि जब वो एक बार धनराज अंकल से मिलने के लिए उनके घर पर गया था और फिर उस वक्त सिया बहुत ही ज़्यादा छोटी थी और वो जाकर सीधा नील की गोद में बैठकर बोलती है कि अंकल अंकल आप मेरे लिए चॉकलेट लाए हो क्या? अगर आप मुझे चॉकलेट दोगे ना तो मैं आपको किस दूंगी। और फिर नील ने भी अपनी जेब में से सिया के लिए चॉकलेट निकाल कर उसे दे दी थी और फिर तब से ही नील जब जब धनराज अंकल के घर आता था वो अपने साथ चॉकलेट्स लेकर आता था। और फिर आज भी ना जाने क्यों नील सिया के लिए ढेर सारी चॉकलेट लेकर आया था। वो जब बचपन से ही सिया को बहुत ज़्यादा पसंद करता था, मगर उसे क्या पता था कि एक ना एक दिन तो सिया उसके घर की बहू बनने वाली होगी। सिया भी आकर चुपचाप से वहीं पर बैठ जाती है। तो वहीं संकल्प ने भी जब संजना को देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई थी, क्योंकि संजना कोई और नहीं, संजना वही लड़की थी जो कल रात क्लब में खुद को सैफाली बता रही थी, जिससे कहीं ना कहीं अनजाने में ही सही संकल्प को एक अटैचमेंट हो गई थी, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ हो गई थी। संजना ने भी संकल्प को देखा तो उसकी आंखें भी हैरानी से फैल गई थी। उसे तो अब बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगी थी कि कहीं संकल्प उसके बारे में सबको बता ना दे, सारा सच उसका सामने ना हो जाए। और फिर संकल्प छोटी आंखें करके संजना को घूर घूर कर देख रहा था, जैसे उससे पूछना चाहता हो कि कल रात तुम कहाँ पर गायब हो गई थी, तुम्हारी वजह से कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई, अब तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। संकल्प ने एक नज़र भी अभी तक सिया कोई तरफ नहीं देखा था। सिया वो भी चुपचाप से वहीं पर बैठी रहती है। सिया को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। उसने भी संकल्प की तरफ एक बार भी नजर उठाकर नहीं देखा था। देखकर भी वो क्या कर लेती, उसे तो वही करना था जो उसके मामा मामी ने उसे करने के लिए कहा था। वो तो अपनी मन से उसे देख भी नहीं सकती थी। तभी नील ने भी अपनी जेब में से एक चॉकलेट निकाली और फिर सिया की तरफ बढ़ाते हुए प्यार से कहा कि सिया बेटा, मैं नील अंकल, जिसे तुम बचपन में नील अंकल कहती थी ना, मैं वही हूँ। तो सिया ने भी अब नील की आवाज़ सुनकर नम आंखों से नील की तरफ देखा तो उसे एक उम्मीद भरी नज़र से देखने लगती है। उसे एक उम्मीद नजर आ रही थी। तो वहीं नील को तो लगा जैसे सिया शायद अपने नानू नानी को याद कर रही है और इसीलिए उसकी आंखें नम हो गई हैं। उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है अपने नाना नानी को याद करके। सिया ने एक बार भी नील की तरफ देखा और फिर एक बार चॉकलेट को देखा और फिर वो चॉकलेट उसने धीरे से अपने हाथों में ले ली। तो नील ने बहुत ही प्यार से हंसकर कहा कि तुम छोटी थी ना, तब मैं तुम्हारी चॉकलेट लेकर आता था तुम्हारे लिए। और फिर सिया ने भी बस हाँ में अपनी गर्दन हिला दी थी। तो वहीं रुद्र ने भी हल्की सी कोहनी संकल्प को मारी, जो कि अभी संजना या फिर सैफाली उसे ही देखने में बिजी हो गया था और सोचने लगा था कि आखिर ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है। तभी कोहनी लगते ही संकल्प ने भी रुद्र की तरफ देखा तो रुद्र ने उसे आंखें दिखाते हुए गुस्से से सिया को देखने का इशारा किया। तो संकल्प ने अब बिना किसी इमोशंस के साथ सिया की तरफ देखा। उसे सिया खास पसंद नहीं आई थी। सिया जब संकल्प से मिली थी तब उसने बहुत ही सिंपल से कपड़े पहने हुए थे और उसके चेहरे पर कोई
मेकअप भी नहीं था, हल्की हल्की मिट्टी लगी हुई थी। इसीलिए संकल्प सिया को पहचान भी नहीं पाया था कि उससे एक बार वो पहले भी मिल चुका है। उसकी नज़रें तो बस अभी भी संजना पर ही टिकी हुई थी और फिर उसके दिमाग में तो कल रात की सारी बातें एकदम से घूम रही थी। वो बस पता करना चाहता कि था कि आखिर सैफाली यहाँ पर क्या कर रही है। तो वहीं संजना को भी अब बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि कहीं संकल्प सबके सामने उसका भांडा ना फोड़ दे। और फिर रुद्र ने फिर से धीरे से संकल्प के कान में जाकर पूछा कि कैसी है लड़की, तुझे पसंद आ गई क्या? तो संकल्प ने भी अब सिया को एक बार फिर से देखा और फिर बोलता है कि बड़े पापा, घर चलकर बातें करते हैं, यहाँ पर बात करना ठीक नहीं है। ये सुनकर रुद्र को बहुत ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि जहाँ तक वो संकल्प को जानता था, अगर संकल्प को लड़की पसंद आती तो शायद वो वहीं पर हाँ कर देता और खुशी से उसका चेहरा अब तक चमक होता। लेकिन अब तक वो बात को इग्नोर कर रहा था। उसने अभी तक कोई भी जवाब नहीं दिया था रुद्र के पूछने से भी। मतलब शायद उसे सिया पसंद नहीं आई थी और इसीलिए शायद संकल्प ने भी हाँ ना कुछ भी नहीं बोला था। तो वहीं नील ने भी सिया को अपने पास बैठने का इशारा किया और फिर सिया जाकर चुपचाप से नील के पास बैठ जाती है। नील बोलता है कि तुम जानती हो ना कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं बेटा, तुम्हें तो पता ही होगा। तो सिया ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। तो नील ने भी बहुत ही धीरे और प्यार से कहा कि ये हमारा नालायक बेटा है संकल्प, लेकिन शायद तुमसे शादी करने के बाद ये लायक बन जाए, शायद ये थोड़ा सा सुधर जाए, अभी तो इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा बदमाशियाँ हैं। तो संकल्प को भी नील की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि वो मन ही मन सिया को रिजेक्ट कर चुका था। उसे सिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। ऐसा नहीं था कि सिया खूबसूरत नहीं लग रही थी या फिर उसके अंदर कोई कमी थी, लेकिन वो इतने अच्छे से तैयार नहीं हुई थी जितने अच्छे से संजना तैयार हुई थी। इसीलिए संजना की खूबसूरती के आगे उसकी खूबसूरती कम लग रही थी। संजना के सामने सिया फीकी लग रही थी और वैसे भी 3-4 दिन से रात दिन काम करने की वजह से उसका चेहरा और भी ज़्यादा डल हो गया था। आंखों में डार्क सर्कल आ गए थे, जिसे उसने मेकअप से छुपाने की कोशिश भी की थी, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर वो रौनक नहीं आ पाई थी जो कि संजना के चेहरे पर थी, क्योंकि संजना तो कोई भी घर का काम नहीं करती थी, बस एसी में पड़ी रहती थी। तो नील ने भी इस बार धीरे से फिर से कहा कि सिया बच्चा, डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तुम्हारे मन में जो भी है ना वो बता दो हमें। तुम्हें हमारा संकल्प पसंद आया है क्या? क्या तुम हमारे संकल्प बेटी से शादी करना चाहती हो? सिया अभी संकल्प की तरफ नजर उठाकर देखती है और फिर सिया संकल्प को पहचान गई थी कि ये तो वही लड़का है जो उससे टकरा गया था उस दिन, और ये भी समझ गई थी कि संकल्प ने उसे पहचाना भी नहीं है। तो सिया ने भी फिर से एक नज़र मधु की ओर डरते हुए देखा और फिर मधु जो सिया को आंखें दिखा रही थी और उसे वो करने के लिए कह रही थी कि जो अभी थोड़ी देर पहले उसने उसे करने के लिए कहा था। तो सिया ने भी फिर से नील की तरफ देखकर कहा कि सॉरी अंकल, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, मैं इनसे शादी नहीं करना चाहती हूँ। और ये सुनकर तो वानर सेना का चेहरा एकदम से उतर गया था। उन सबको एकदम से झटका लग गया था, जबकि संकल्प के चेहरे पर तो बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। तो निहाल ने भी प्यार से पूछा कि कोई बात नहीं बेटा, प्यार करना गुनाह थोड़ी ना होता है, तुम्हें इतने ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। वो अच्छा लड़का है क्या? क्या करता है बताओ हमें, जिसे तुम पसंद करती हो। तो सिया ने अभी निहाल की ओर देखकर धीरे से अपनी नज़र झुकाकर कहा कि वो अमेरिका में जॉब करता है अंकल। जब वो इंडिया वापस आएगा ना, तब वो मुझे अपने पेरेंट्स से मिलवाएगा और फिर उसके बाद हम जल्द से जल्द शादी कर लेंगे। अभी तो हम उनसे बात करते हैं और उन्हीं के साथ शादी करना चाहते हैं। ना जाने क्यों निहाल को लग रहा था कि जैसे सिया ये सब कुछ झूठ बोल रही है किसी के दबाव में आकर, लेकिन उसके पास अभी कोई भी पूर्व नहीं था। तो निहाल ने एक नज़र अभी मधु और रमेश जी की तरफ घूर कर देखा। उनके चेहरे पर हल्की हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर तभी रमेश जी ने भी बोला कि देखिए निहाल जी, मैं भी ये सारी बातें फ़ोन पर बताना चाहता था आपको, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि शायद कहीं आप सबको ये सब झूठ ना लगे, आप सब बुरा ना मान जाए, इसीलिए मैंने फ़ोन पर ये सब कुछ आपको नहीं बताया। सिया जिस लड़के को पसंद करती है वो भी बहुत अच्छा लड़का है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अमेरिका में सेटल भी है और अच्छा खासा पैकेज भी है। दोनों रात रात भर फ़ोन पर बातें करते हैं और कई बार तो ये मिलने भी जाती है, 4-4 दिन घर भी नहीं आती है। बाकी तो मैं और मधु ने इसका डिसीज़न ही इसी पर छोड़ रखा है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि ये हमारे डिसीज़न को ज़बरदस्ती मान ले और फिर जो ये डिसीज़न करेगी ना, जो ये डिसाइड करेगी हम तो उसी को ही मान लेंगे। शुभ ने भी अब सिया की तरफ देखते हुए कहा कि सिया वो लड़का वापस कब आएगा? तो सिया अब शुभ को देखकर बोलती है कि आने वाले कुछ ही महीनों में वो वापस आ जाएंगे। तो रुद्र बोलता है कि तो जब वो वापस आएगा तो उससे कहना कि वो हमसे ज़रूर मिल ले, हम भी तो देखें कि वो लड़का लायक है भी या फिर नहीं, जिससे तुम प्यार करती हो, जिससे तुम शादी करना चाहती हो, क्योंकि धनराज अंकल की एक तुम ही तो निशानी हो जो हमारे तौर पर छोड़ गए हैं वो। मधु जी बोलती हैं कि अरे नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, वो लड़का बहुत ही ज़्यादा होनहार है, मेरी उससे फ़ोन पर बात होती रहती है, बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत ही इज्जत करता है हमारी। मैं तो उसे कह भी रही थी कि उसका कोई भाई होता तो मैं तो अपनी संजना बेटी की शादी उससे ज़रूर कर देती, क्योंकि वो लड़का सच में बहुत ही ज़्यादा संस्कारी भी है। तो संकल्प ने
भी मधु की ओर देखते हुए कहा कि कौन संजना। और तभी मधु ने बहुत ही प्यार से कहा कि संजना की ओर इशारा किया और कहा कि ये है हमारी बेटी संजना। ये सुनकर कि उस लड़की का नाम संजना है, संकल्प की आंखें तो अब और भी ज्यादा हैरानी से फैल गई थी। वो छोटी छोटी आंखें करके संजना को देखने लगता है और फिर संजना वो इधर उधर देखने लगती है, जैसे अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही और अपनी नजरें इधर उधर शर्म के मारे कर रही थी। संकल्प मन ही मन बोलता है कि तो इसे अपना नाम भी गलत ही बताया था मुझे, तुझे तो मैं अब छोड़ूंगा नहीं। झूठी कहीं की एक नंबर की छोटी लड़की है, सबके सामने मुझे झूठा ठहरा कर हमें काट कर चली गई थी। तुझे तो अब मैं बाद में मिलता हूँ, फिर बताता हूँ तुझे कि संकल्प क्या चीज है। थोड़ी बहुत बात होने के बाद वानर सेना खड़ी हो जाती है और फिर चारों ही भाइयों ने हाथ जोड़ लिए और फिर नील बोलता है कि चलिए रमेश जी, अब हम चलते हैं, अब हमें इजाजत दीजिए। जिस काम के लिए हम आए थे वो तो हुआ नहीं, पर कोई बात नहीं, अगर सिया किसी को पसंद करती है, वो भी सिया को पसंद करता है, तो उसमें कोई भी गलत बात नहीं है। दोनों ही एक दूसरे के साथ खुश रहें, हमें तो बस यही चाहिए, क्योंकि धनराज अंकल ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और उनकी पोती ऐसे गलत में रहे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। बस जब भी सिया से उस लड़के की शादी होगी ना, तो हमें ज़रूर बुला लीजिएगा, हम भी सिया को आशीर्वाद देने के लिए ज़रूर आ जाएंगे। और तभी रमेश जी ने प्यार से कहा कि आप ऐसे क्यों जा रहे हैं, इतने सालों के बाद घर पर आए हैं तो प्लीज़ बैठिए ना, खाना खाकर जाइएगा। आप ऐसे जाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, प्लीज़ बैठ जाइए ना आप सब। तो चारों भाइयों ने फिर से ना में अपनी गर्दन हिला दी, क्योंकि अब उनका मन बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से खराब हो चुका था। उन चारों ही भाइयों को बहुत ज़्यादा बुरा भी लग रहा था। वो बहुत ही खुशी खुशी संकल्प और सिया की शादी के अरमान लेकर यहाँ पर आए थे। दोनों ही अब उन दोनों की शादी करना चाहते थे, लेकिन उनके अरमान तो एकदम से टूट गए थे। नील बोलता है कि नहीं रमेश जी, खाना किसी और दिन खा लेंगे आकर, अब चलते हैं, हमें थोड़ा सा इम्पोर्टेंट काम है। और तभी मधु जी ने भी अब नील की तरफ देखते हुए प्यार से कहा कि अरे मिस्टर प्रताप, रुक जाइए ना, हमने आपके लिए देर से खाना बनाया है, तो प्लीज़ रुक जाइए ना, खाना खाकर जाइए, हमें बहुत बुरा लगेगा अगर आप सब बिना खाना खा के जाएंगे। जैसे ही मधु ने ये बात कही, वैसे ही संकल्प ने नील को फिर से देखा और फिर कान में जाकर कहा कि देखा देखा, मैंने कहा था ना कि समधन तो आप पर लाइन मार रही, लेकिन आप जो मेरी बात को समझ ही नहीं रहे थे। उन्होंने बहुत ही दिल से खाना बनाया है आप सबके लिए, प्लीज़ रुक जाइए, अब तो बड़े पापा रुक ही जाइए आप। नील का मन कर रहा था कि वो अभी के अभी संकल्प के गाल पर एक जोरदार चांटा जड़ दे, लेकिन बेचारा अभी कुछ भी नहीं कर सकता था। आखिरकार वो इतने लोगों के सामने तो कुछ भी नहीं बोल सकता था। और फिर संकल्प, उसे तो बिल्कुल शर्म ही नहीं आती थी, अपने बड़े पापा से वो मजाक भी कर लेता था और उन्हें डांट भी दिया करता था। नील मन ही मन खुद से बोलता है कि ऐसे ही शुभ था जो मिस्टर राठौर से मजाक कर लेता था, और फिर ऐसे ही उसका बेटा भी हो गया है जो ये भी नहीं सोचता है कि मैं उसका बड़े पापा हूँ, थोड़ी तो इज्जत मुझे दे दिया करे। किसी के घर जाता है वहाँ भी मेरा मजाक ही बनाता है, जैसा बाप वैसा बेटा। इतने में ही मधु जी ने फिर से नील की ओर तरफ देखते हुए कहा कि अरे मिस्टर प्रताप, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, प्लीज़ खाना खाकर ही जाइए, आप ऐसे नहीं जा सकते हमारे घर से। मधु के दिमाग में तो अभी कुछ और ही चल रहा था कि संकल्प कुछ भी करके बस उसकी बेटी संजना को पसंद कर ले और उसके साथ शादी के लिए हाँ कर दे, इसीलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को वहाँ पर रोकना चाहती थी। तो संकल्प ने अभी मधु की ओर देखकर प्यार से कहा कि जी आंटी, अगर आप इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रही हैं तो हम ज़रूर खाना खा लेते हैं, खाना खा ही लेते हैं अब। तो वानर सेना ने भी गुस्से में अब संकल्प की तरफ घूर कर देखा, तो संकल्प को भी महसूस हुआ कि शायद उसे ये बात बोलनी ही नहीं चाहिए थी जो उसने फ्लो में आकर बोल दी थी, लेकिन उसके मुंह से भी निकल गई थी। अब वो क्या करे, था तो वो शुभ का ही बेटा जो बिना कुछ सोचे समझे ही बोल देता था। अब जब कि संकल्प ने बोल दिया था तो फिर इसीलिए वानर सेना को भी वहां पर रुकना पड़ा। थोड़ी ही देर में सब डाइनिंग एरिया में आकर बैठे हुए थे और फिर उनके सामने बहुत सारी डिशेस रखी हुई थी। वो सारा खाना खास कर सिया ने ही अपने हाथों से बनाया हुआ था। वो सुबह से ही काम कर रही थी और वो बहुत ज़्यादा थक भी गई थी, और अब जब उसकी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा खुशियाँ परमानेंट आ सकती थी, तब मधु ने उसे किसी सीरियल की कोमलिका की तरह चाल चल दी और फिर बीच में ही उसे बुरा बना दिया था। उसकी आगे की ज़िंदगी खुशियों से पहले ही बर्बाद कर दी थी। वानर सेना और संकल्प खाना खा रहे थे। संकल्प तो आज ऐसे खाना खा रहा था कि जैसे कितने जन्मों का भूखा हो, ये कभी इसने खाना ही ना खाया हो, या ये कह सकते हैं कि उसे खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा था, इसीलिए वो उंगलियां चाट चाट कर खाना खा रहा था। वानर सेना संकल्प को ही देख रही थी और फिर रुद्र ने धीरे से गुस्से से कहा कि यार, ये हमारी हर जगह बेइज्जती क्यों करवाता रहता है। तो नील ने भी धीरे से कहा कि यार, छोटे शेर का बेटा है ना, तो बेइज्जती तो करवाएगा ही, उसमें उसके गुण तो आएंगे ही ना, बिल्कुल अपने पापा के 4 कदम आगे ही है। तो रुद्र ने भी फिर से संकल्प को हल्का सा हाथ मारा, जैसे कहना चाहता हो कि धीरे धीरे और आराम से खा ले, तेरा पेट तो कभी नहीं भरेगा, खाना भागा नहीं जा
रहा है, धीरे धीरे चुपचाप से बैठकर खा, समझा तू। तो संकल्प ने भी मुस्कुरा कर रुद्र की तरफ देखा और फिर से खाना खाने लगता है। खाना खाते हुए संकल्प ने मधु की तरफ देखा और फिर कहा कि अरे आंटी, जिसने भी ये खाना बनाया है ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाया है, साक्षात अन्नपूर्णा है, अन्नपूर्णा। मजा ही आ गया है खाना खाकर। बड़े पापा, कैसा लगा आपको खाना? इतना कहकर संकल्प ने नील की तरफ देखा और फिर नील ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि हाँ, खाना तो सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, जिसने भी बनाया है बहुत ही अच्छा खाना बनाया है। तो संकल्प भी खाना खाता हुआ बोलता है कि बड़े पापा, मन कर रहा है ना कि जिसने भी ये खाना बनाया है उसके हाथ को ही चूम लूँ मैं। ये सुनकर कहीं ना कहीं सिया के गाल भी हल्के हल्के से शर्म के मारे लाल हो गए थे, लेकिन उसके दर्द के सामने ये छोटा सा मजाक कुछ भी नहीं था। उसे तो अभी भी अपने ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और बहुत ज़्यादा बुरा भी लग रहा था। तो वहीं संकल्प ने एक बार फिर से कहा कि बताइए ना बड़े पापा, मन कर रहा है ना कि जिसने भी ये खाना बनाया है उसके हाथ जाकर अभी चूम लेते हैं। तो नील को तो अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अभी वहाँ पर कर भी क्या सकता था। वो अभी शांति से काम लेना चाहता था। उसने धीरे से हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि हाँ, तू बिल्कुल सही कह रहा है। और फिर तभी संकल्प ने मधु की ओर तरफ देखा और कहा कि आंटी, ये खाना किसने बनाया है? और तभी मधु ने भी इस बार फिर से थोड़ा सा शर्माते हुए कहा कि मैंने बनाया है बेटा, और कौन बनाएगा? ये सुनकर तो नील को एकदम से धक्का लग गया था और वो हल्का हल्का खांसने लगा। शुभ और निहाल भी अब जोर से अपनी हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगते हैं। तो संकल्प, उसकी तो जैसे हंसी एकदम से रुक ही नहीं रही थी, वो तो हल्का हल्का सा हंसने लगा था, पर बेचारा जैसे तैसे खुद को रोक रहा था और फिर उस वजह से भी उसे एकदम से खांसी आ गई थी। रुद्र ने भी गुस्से में शुभ और निहाल की तरफ घूर कर देखा, जैसे कह रहा हो यार, बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है क्या? तुम दोनों भी एकदम बच्चों की तरह रिएक्ट कर रहे। और फिर पानी का गिलास उठाकर नील की कमर की तरफ थपथपाते हुए नील को दे दिया। तो नील ने भी अब जल्दी से वो पानी पी लिया था और फिर पानी पीते ही कहा कि बस बस, मेरा तो हो गया, अब मुझे और नहीं खाना, मेरा पेट भर गया। तो वहीं संकल्प भी एकदम से खांस रहा था। सिया ने जल्दी से संकल्प के लिए एक गिलास पानी उठाया और फिर तभी संजना ने भी उसके हाथ से वो गिलास लेकर संकल्प की ओर बढ़ा दिया। तो संकल्प ने भी संजना को देखा और फिर पानी का गिलास ले लिया। नील खाना खा चुका था, उसे अब बहुत ज़्यादा बुरा तो लग ही रहा था, मगर बेचारा अभी कुछ भी नहीं कर सकता था। बाकी सब अभी बैठकर खाना खा रहे थे। तो नील ने भी शुभ के कान में धीरे से कहा कि तेरा बेटा अपना रिश्ता जोड़ नहीं पाया यार, लेकिन मेरी सेटिंग मधु से ज़रूर करवा देगा। इसे तो मैं घर जाकर इतना मारूंगा ना कि इसे तो मैं आज घर से बाहर ही निकाल दूंगा, हर वक्त बस मेरे पीछे ही पड़ा रहता है। ये सुनकर अब शुभ ने कहा कि तो फिर क्या है, आपको तो खुश हो जाना चाहिए ना भैया, माशाल्लाह इस उम्र में भी लड़कियां आपके पीछे पागल हैं। नील को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। तभी नील ने भी थोड़ा सा गुस्से में दांत पीसते हुए कहा कि यार क्या करूं मैं तुम दोनों बाप बेटों का, तुम दोनों बाप बेटों को तो मैं घर में बताता हूँ, एक एक की टांगे ना तोड़ी तो मेरा नाम भी नील नहीं, समझे तुम दोनों। तो रुद्र भी अब कुछ नहीं बोलता है। शुभ, रुद्र और निहाल ने भी खाना खा लिया था और फिर तीनों ही अपने नैपकिन से हाथ पोंछ रहे थे। और तभी नील ने रुद्र की तरफ देखकर धीरे से कहा कि चलें या फिर यहीं पर रुकने का इरादा है। तो रुद्र ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी थी और फिर तभी संकल्प का हाथ एक प्लेट में लग गया और फिर उस प्लेट की सारी सब्जी उसकी बाजू पर आकर गिर जाती है। संकल्प को ऐसे देखकर वानर सेना ने तो अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी और सबको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रही थी। रुद्र ने धीरे से नील के कान में आकर कहा कि यार अभी तो 2-3 साल इसकी शादी के लिए रुक जाते हैं, क्योंकि अभी तो ये खुद को नहीं संभाल पा रहा है तो बीवी को क्या संभालेगा। इसका तो बचपना अभी भी नहीं गया है, अभी भी इसके अंदर बचपना ही भरा हुआ है। नील भी धीरे से बोलता है कि अब सिया किसी और को पसंद करती है तो फिर रुक जाएंगे क्या, लेकिन फिर भी आगे पीछे तो घूमता ही रहता है ये। वहीं संकल्प भी टिश्यू पेपर उठाकर अपनी बाजुओं को साफ कर रहा था और तभी रमेश जी ने भी संजना की ओर देखकर कहा कि बेटा इन्हें वॉशरूम लेकर जाओ, वहाँ ये अच्छे से खुद को साफ कर लेंगे। तो संजना ने भी अब संकल्प को चलने का इशारा किया और फिर संकल्प भी संजना के पीछे पीछे एक कमरे की तरफ चला जाता है। संकल्प सीधा बाथरूम में गया और फिर उसने सबसे पहले अपनी बाजुओं को अच्छे से साफ किया। जब वो कमरे में आया था तो संजना भी टॉवल लेकर वहीं पर खड़ी रहती है, क्योंकि संजना तो अभी उसे इम्प्रेस करने के लिए वहां पर आ गई थी। संकल्प ने भी काफी ज्यादा गुस्से में संजना से वो टॉवल खींचा और फिर अपने हाथों को पोंछते हुए गुस्से से बोलता है कि यार तुम तो बहुत ही ज्यादा छोटी निकली, तुम पैदाइशी ही छोटी हो या फिर कल देखकर मुझे ही झूठ बोलने का ट्राई कर लिया था। मैं तो तुम्हारी मदद करने के लिए आया था, मुझे लगा था कि शायद तुम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हो, इसीलिए तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया था। संजना भी मासूम सी सूरत बनाकर हाथ जोड़कर बोलती है कि देखो प्लीज़, तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा अजनबी थे, मैं अपना नाम किसी अजनबी को सही कैसे बताती।